हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल पर अब डे पर डे क्या करते जा रहे हैं, हम रिवाइज करते जा रहे हैं फिजिक्स को। जो हम पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स को, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डे पर डे रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करवा चुका हूँ। अब जो टाइम चल रहा है वो है चैप्टर नंबर सेकंड का। और चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। ठीक है बेटा, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, मतलब क्या स्थिर वैद्युत विभव होता है, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या डेरिवेशंस हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर से 1.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएगा, 1.5 मार्क्स का, और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो डेरिवेशन से रहेगा। तो मैं जितने भी इस चैप्टर के डेरिवेशंस हैं मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितने भी डेरिवेशंस हैं उनमें मैं आपको टिक कर दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप उनको बेटर ढंग से कर लेना। और फिर भी हम यहाँ रिवाइज तो लगभग सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोज को। और सबसे पहले अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी यही नहीं है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, और भी चैप्टर्स हैं। आपको अपडेट तभी मिलेंगे जब आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लोगे। तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर सेकंड, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता को। सबसे पहले स्थिर वैद्युत विभव हम बात करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव की। तो स्थिर वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, स्थिर वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू लिखते हैं हम W/Q0। मतलब कोई भी चार्ज है उसको इनफाइनाइट से किसी भी एक पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य। अनंत पे कोई चार्ज है, कोई आवेश है, और उसको हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। ये मान लिया कोई पॉइंट है P, और ये किसी प्लस Q चार्ज से मान लिया सिचुएटेड है कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो जो पोटेंशियल होगा, जो स्थिर वैद्युत विभव होगा, उसका सूत्र बनता है B इज इक्वल टू W/Q0, मतलब कार्य बटे आवेश। SI मात्रक अगर लिखें इसका, तो SI मात्रक होता है वोल्ट। SI मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट में लिखते हैं। और वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम के। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये इसका स्थिर वैद्युत विभव का मात्रक होता है। यहाँ से हम विमा वगैरह वो भी निकाल सकते हैं, तो W/Q0 से इसकी विमा भी निकल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर की। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में अंतर होता है ये, और इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा B से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको, डेल्टा B से लिखते हैं। डेल्टा V की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी B2 माइनस B1, और वही W/Q0 से इसको लिख दिया जाएगा। ये विभवांतर का सूत्र होता है W/Q0। लेकिन यहाँ तो हम क्या करते हैं, आवेश को अनंत से और किसी बिंदु तक लाते हैं, और इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पहला बिंदु है फर्स्ट, ये कोई दूसरा बिंदु है, हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ लेके जा रहे हैं। हम ऐसे मान लेते हैं फर्स्ट है और ये सेकंड है। हम यहाँ इसको फर्स्ट बिंदु से, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ लेकर जा रहे हैं। आवेश यहाँ कहीं स्थित है,
आवेश यहाँ कहीं स्थित है और आवेश को हम क्यू नॉट को एक बिंदु से और दूसरे बिंदु पर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ विभव का मान ज़्यादा होगा, यहाँ विभव का मान कम होगा। अगर ये प्लस आवेश है, अगर ये माइनस होता, अगर ये आवेश माइनस में होता तो इसका उल्टा होता, यहाँ दूसरे पॉइंट पर विभव कम होता, यहाँ पहले बिंदु पर जो विभव है वो अधिक होता। ठीक है। धनावेश, अगर कोई स्रोत आवेश धनावेश है तो उसके पास में जो बिंदु होगा उस बिंदु पर विभव का मान अधिक होगा और जो बिंदु दूर होगा उस बिंदु पर विभव का मान कम होगा। ठीक है। लेकिन अगर धनावेश है, अगर स्रोत आवेश आपका धनावेश है तो पहले वाले बिंदु पर कम और दूर वाले बिंदु पर अधिक होगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। बी लिखते हैं हम KQ/R से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। क्लियर है? ठीक है। अब हम निकालेंगे बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विभव। ये डेरिवेशन भी बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1.5 मार्क्स में, तो इस डेरिवेशन को करना मत भूलिएगा। बिंदुवत आवेश के कारण विभव। कोई बिंदुवत आवेश है, जैसे मान लीजिए ये कोई +Q आवेश है और इसके कारण हमें यहाँ बिंदु P पर विभव का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक आवेश को अनंत से लेकर आएंगे इस बिंदु तक। जितना कार्य होगा एकांक परिमाण के आवेश को, अगर Q की वैल्यू कितनी है, Q0 की वैल्यू 1 है, 1 कूलम है, अगर हम उसको लेकर आ रहे हैं तो एकांक आवेश को लाने में, अनंत से और बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य वही विद्युत विभव होता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले dW निकालेंगे, एक अल्प कार्य निकालेंगे और वो लिखा जाएगा F.dx से। किससे लिखा जाएगा, dW F.dx से। एक अल्प कार्य निकालना है, F की वैल्यू लिख देंगे KQ। दूसरा आवेश कौन सा है, Q0 है। सबसे पहले हम ये मान लेंगे, ये आवेश मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट पर नहीं है, कितने पर है, x डिस्टेंस पर है। तो f की वैल्यू क्या लिखोगे, f की वैल्यू लिखी जाएगी KQ/Q0 अपॉन x²। KQ/Q0 अपॉन x², माइनस में आएगा ये, माइनस का KQ/Q0 अपॉन x² इंटू dx। तो अल्प कार्य तो ऐसे निकालेंगे, पहले हम अल्प कार्य, फिर कुल कार्य अगर निकालना है हमें अनंत से लेकर और कहाँ तक लाने में, r दूरी तक लाने में। अगर हमें कुल कार्य निकालना है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम अल्प कार्य को इंटीग्रेट कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो पहले अल्प कार्य निकालना होता है, निकालने के लिए अल्प कार्य निकाल लिया। अब कुल कार्य निकालेंगे, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW लिख सकते हैं। dW का इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करना है हमें इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक, तो इनफाइनाइट टू r, और वैल्यू पुट कर देंगे -KQ/Q0 x² इंटू dx। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा KQ/Q0 ये बाहर आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, r टू इनफाइनाइट टू r। लिमिट रखनी है हमें कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r। इसको सॉल्व करोगे प्लस में आ जाएगा, फाइनली KQ/Q0 स्मॉल r ये आ जाएगा। तो ये तो आ गया वर्क डन। अब हमें पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल मतलब विभव, स्थिर वैद्युत विभव B बराबर लिखते हैं हम W/Q0। W की वैल्यू ये रख देंगे KQ/Q0 स्मॉल r और डिवाइडेड बाय Q0।
क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा के क्यू वाई आर। तो हम b की वैल्यू को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू के क्यू वाई आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v। अगर हम b और r के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा ग्राफ, b और ये r व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, पहले dw निकाला, dw अल्प कार्य निकाला, फिर उसका समाकलन कर दिया, कुल कार्य निकाल लिया w, और कुल कार्य निकालने के लिए अनंत से लेके और r तक का क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया। सारे dw को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कुल कार्य निकल के आ जाएगा, और उसमें जब कुल कार्य निकलेगा तो b इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जो फॉर्मूला है विभव का, उससे हम यहाँ बिंदुवत आवेश के कारण विभव निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ये तो हो गया बिंदुवत आवेश के कारण विभव। अब द्विध्रुव के कारण विभव, वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण विभव निकालने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो एक द्विध्रुव बनाना है। हम इस तरीके से एक द्विध्रुव मान लेंगे, पहले हेडिंग लगा देता हूँ, द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसके लिए मैं एक तो द्विध्रुव बना देता हूँ। सबसे पहले ये द्विध्रुव है जिसका ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ये इसका बिंदु मूल बिंदु हो गया, ओ हो गया, और यहाँ से हमें आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। ये लाइन कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है, और यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पर हमें विभव का मान निकालना है, इस पॉइंट P पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इस लाइन को और आगे बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ जो माइनस Q जो है, जो A पर है, और प्लस Q जो है वो किस पर है, वो B पर है। ये B पॉइंट पर है। A से जो डिस्टेंस है P की, वो मैं मान लेता हूँ R1 है, ये है R2, और यहाँ O से जो डिस्टेंस है वो हो गई कितनी, स्मॉल r। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से डेराइव करने के लिए मैं एक तो परपेंडिकुलर, एक तो अभिलंब यहाँ डालूँगा इस अक्ष पर, और एक अभिलंब डालूँगा यहाँ से। इसको मान लेता हूँ मैं M, ये तो M बिंदु हो गया, और ये हो गया मान लीजिए N बिंदु। ऐसे दो अभिलंब खींच देता हूँ। ये दूरी A होगी, ये दूरी भी कितनी होगी, A होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे हम, ये कर्ण हो गया A और ये भी A। ये दूरी कितनी होगी, ON। यहाँ से लंब खींचा तो R2 इसके बराबर होगी NP के। यहाँ से एक लंब डाला तो AP किसके इक्वल होगी, AP इक्वल होगी किसके, MP के। AP किसके इक्वल होगी, MP के। यहाँ से मैं सबसे पहले तो वैल्यू निकालूंगा किसकी, मैं सबसे पहले R1 और R2 की वैल्यू निकालूंगा इन्हीं के टर्म में। तो R1 क्या लिखा जाएगा, R1 इज इक्वल टू, ये दूरी आ जाएगी निकल कर A cos थीटा। ऐसे ये वाली दूरी भी कितनी आएगी, ये A cos थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो R1 लिखूँगा जो बराबर होगी किसके, ये R प्लस A cos थीटा के। R प्लस A cos थीटा ये लिख लिया। R2 होगी किसके, R माइनस A cos थीटा के। ये वाली दूरी जो है R2 वो इसके बराबर होगी। R में से ये दूरी घटा दी, ये दूरी जोड़ दी उधर, तो R1 R2 की वैल्यू ये आएंगी। अब हम
विभव का मान निकालेंगे किसके कारण, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण विभव क्या होगा, पी पर, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, इसको लिख देता हूँ मैं B1 से, के क्यू अपॉन R1, ये लिखा जाएगा के क्यू अपॉन R1, के क्यू की जगह के क्यू और के क्यू बाय R, तो R प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गया। इसी तरीके से B2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा के क्यू बाय R2, ये विभव हो गया प्लस क्यू के कारण, के क्यू अपॉन ये लिखा जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा, ये B2 आ जाएगा बिंदु P पर विभव। अतः परिणामी विभव B इज इक्वल टू ये निकलेगा B1 प्लस B2 से, दोनों विभव के मान को हम जोड़ देंगे, दोनों विभव के मान को जोड़ देंगे। एक के कारण ये माइनस में है, एक के कारण रहेगा प्लस में, क्योंकि ये धन है वो ऋण है। तो इसको तो मैंने धन में लिख दूंगा, के क्यू अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, और चलो ये प्लस में लिखा, ये माइनस में लिख दिया, के क्यू अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। B की वैल्यू आएगी के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा B। सॉल्व नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट लिखा है, सॉल्यूशन आप करके देख सकते हो। तरीका ये रहेगा, एक बार तो विभव इस माइनस क्यू के कारण, एक बार प्लस क्यू के कारण निकालना है। R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। R1 की वैल्यू तो इक्वल होगी किसके, MP के, R1 तो MP के इक्वल होगी क्योंकि लंब खींचा है, और ये NP के, और ये बराबर होगी R2 NP के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इसको इरेज कर दिया जाए। वैसे बेटा ये काफ़ी लेंदी है डेरिवेशन, तो इसके चांसेस कम हैं थोड़ा आने के, क्योंकि 1.5 नंबर का जो आएगा 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतने लेंदी डेरिवेशन नहीं पूछ सकता। तो वो जो डेरिवेशन है वो कोई छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछेगा। तो ये टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हमें तो छोड़ना नहीं है ना। डेरिवेशन जब 1.5 नंबर का आएगा तो मालूम नहीं कहाँ से क्या पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके चांसेस कम है। नेक्स्ट जो है आगे इसी में हम अगर बात करें तो इसकी एक्सियल लाइन पर थीटा क्या होता है, मतलब अक्ष पर द्विध्रुव की अक्ष पर थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर से, ये आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर से। क्या बनेगा, कॉस 0 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन R स्क्वायर अक्ष पर। और निरक्ष पर अगर हम बात करें तो निरक्ष पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो 0 रहेगी। निरक्ष पर विद्युत विभव का मान हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। अक्ष पर रहेगा के पी अपॉन R स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। के पी कॉस थीटा से अक्ष पर तो आ जाएगा कितना, के पी अपॉन R स्क्वायर, और निरक्ष पर जो रहेगा वैद्युत विभव का मान वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो निरक्ष पर जब भी हमसे पूछा जाए कि वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो निरक्ष पर आप बताओगे कि वो होता है 0। अब एक अध्यारोपण का सिद्धांत है इसी में, विभव वाले में। तो विभव वाले टॉपिक में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी बिंदुवत आवेशों का निकाय है, उस निकाय के कारण किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर जो विभव का मान होगा
वो अलग अलग आवेशों के कारण विभव के क्या होगा, योग के इक्वल होगा। जैसे मान लो n आवेश है, अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। n आवेशों का निकाय है तो क्या लिखेंगे, b1 प्लस b2 प्लस b3 b4 और bn। अलग अलग मान रख सकते हैं भाई। b की वैल्यू क्या बनेगी, जैसे ये लिख दिया KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, ऐसे लिख दिया KQ3/R3। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है विभव के लिए KQN/RN। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो K की वैल्यू तो लिख दी 1/4πε0 समीशन I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू N, और यहाँ लिखा जाएगा QI/RI। ये आ जाएगा एक रूप में B का मान। तो किसी भी कोई निकाय है बिंदुवत आवेशों का, तो उसके कारण किसी बिंदु पर अगर विभव निकालना है तो विभव कैसे निकलेगा, वो अलग अलग बिंदुवत आवेशों के कारण विभव के योग के समान होगा, बीजगणितीय योग के समान होगा। इसमें क्या है, बीजगणितीय योग में चिन्ह भी शामिल किए जाएंगे। जो भी आवेश होगा, जैसे धन है तो धन के कारण विभव होगा वो प्लस और मतलब धनात्मक होगा, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो हो गया ये अपना विभव, और आगे भी है समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। इसके बाद समविभव पृष्ठ की परिभाषा वो आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए देखना मत भूलिएगा। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो समविभव पृष्ठ है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। यहाँ से आपसे वो पृष्ठ बनवा के पूछ सकता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ से वो डायग्राम बनवा सकता है। 4 डायग्राम हैं समविभव पृष्ठ से आपके एनसीईआरटी में, तो वो चारों डायग्राम्स आपसे बनवा कर पूछ सकता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहेंगे उसको जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मतलब जैसे कोई समविभव पृष्ठ है मान लीजिए, तो उस समविभव पृष्ठ पर ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, इस पर विभव BA और इस पर विभव BV। इस पे किया गया कार्य, किसी आवेश को इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, डेल V अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा यहाँ से BA माइनस VV। ये लिखा जाएगा कार्य बटे आवेश। तो किया गया कार्य कितना होगा भाई, समविभव उसमें समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए दोनों की वैल्यू B है क्योंकि समविभव पृष्ठ है, तो इसको भी लिखा मैंने B और इसको भी B लिखा, A पर भी और B पर भी। तो कितना आ गया, 0 आएगा। W/Q0 की वैल्यू, यहाँ से W की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वो 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। तो समविभव पृष्ठ हो गया। ये वो पृष्ठ है जिस पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। अब बात करें हम किसकी, एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव B तथा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र E में संबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बिल्कुल श्योर।
श्योरिटी के साथ पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट लगाना मत भूलिएगा। 1.5 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 2 संभव पृष्ठ बनाऊंगा मैं ऐसे। ये मान लिया 2 संभव पृष्ठ हैं, एक ये है और ये दूसरा संभव पृष्ठ है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये बिंदु A और ये बिंदु B, दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब दूरी जो है वो बहुत अल्प है। और इस दूरी पर भाई यहाँ अगर आवेश रखा होगा, इस जगह पर अगर आवेश होगा तो इस वाले पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे उन पे विभव का मान अधिक होगा, और यहाँ जो बिंदु दूर हैं, जो पृष्ठ दूर है, उस पर विभव का मान कम होगा। तो यहाँ जो विभव है उसकी वैल्यू होगी b प्लस dv। यहाँ जो विभव होगा वो कितना होगा, b होगा। तो विभव में परिवर्तन कितने का आया, dv का आया। मैं यहाँ से एक आवेश को ले जा रहा हूँ यहाँ तक, Q0 आवेश है, और उसको इस पृष्ठ से अंदर वाले पृष्ठ की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो किया गया कार्य कितना होगा, अल्प कार्य होगा dw। dw इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, विभवांतर, मतलब आवेश हो जाएगा Q0 और विभवांतर कितने का, dv। तो Q0 इंटू dv लिखा जाएगा। कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश से, तो ये लिख सकते हैं हम इसको। और अगर इसमें मैं इस आवेश को यहाँ से और वहाँ तक लेके जाऊँ तो यांत्रिक कार्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणा विस्थापन से किया गया कार्य dw, क्या लिखूँगा, बल गुणा विस्थापन, मतलब Fe इंटू dr, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल किधर लग रहा है, यहाँ ये आएगा, इसमें नेगेटिव साइन आएगा, Fe डॉट dr। Fe स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, dw इज इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू dr। ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। एक तो ये यांत्रिक बल वाले से कर दिया, Fe स्थिर वैद्युत बल है, Q0 E लिख दिया, उसको क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 और 2 से Q0 dv इज इक्वल टू माइनस Q0 E डॉट dr लिख सकते हैं। Q0 से Q0 कैंसिल, यहाँ से E क्या आएगा, E इज इक्वल टू आएगा माइनस dv अपॉन dr। तो इससे हमें ये पता लगता है कि विभवांतर में विभव में दूरी के साथ जब परिवर्तन होगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, E के इक्वल होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है अपना, जैसे इसका अगर यूनिट देखें वोल्ट पर मीटर, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बनता है E इज इक्वल टू dv अपॉन dr से। तो इस डेरिवेशन को करना मत भूलिएगा ज़रूर से ज़रूर। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो विभिन्न आवेशों के निकाय हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा हम किस तरीके से निकालते हैं, ये मेन फोकस रहेगा। वो काफ़ी बार पूछ लेता है इन टॉपिकों से। तो जैसे हम अगर बात करें 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की, 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्थितिज ऊर्जा में से वो पूछ सकता है भाई, काफ़ी बार पूछा है उसने। तो ये टॉपिक भी क्या रहेगा, 1.5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक को करना मत भूलिएगा। 2 और 3 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है। 3 आवेशों के निकाय के लिए शायद पिछली बार ही पूछी थी, तो इस बार 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है।
3 बिंदुवत आवेशों के लिए वो पिछली बार पूछ चुका है, तो अब हो सकता है इस बार 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपसे वो निकलवा ले, या किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा वो निकलवा सकता है। ठीक है, तो 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। सबसे पहले दोनों आवेशों को लेकर आएंगे, भाई इनफाइनाइट पर हैं मान लीजिए दोनों आवेश, ये Q1 है और ये है Q2। पहले Q1 वाले आवेश को लेकर आए, हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया। मान लो पहले कोई यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसीलिए किया गया कार्य कितना होगा, W1 बराबर 0। दूसरे आवेश को लाए हम Q2 को और उसको रख दिया R दूरी पर, Q1 से कितनी दूरी पर रख दिया, R दूरी पर। अब इसको जब लेके आएंगे तो यहाँ Q1 के कारण पहले ही वैद्युत क्षेत्र था, इसलिए इस Q1 के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा इस बिंदु पर, वो होगा KQ1 अपॉन R। विभव का मान इतना होगा इस Q1 के कारण। ठीक है, और इस Q2 को लेकर आए हैं तो किया गया कार्य W2 कितना होगा Q2 को लाने में, एक तो वो जो आवेश है उसका मान और दूसरा जो विभव है उस बिंदु पर। इस बिंदु पर विभव कितना होगा, वो इतना होगा KQ1 अपॉन R। तो यहाँ आवेश को तो लेके आ रहे हैं हम कौन से को, Q2 वाले को इस बार, अनंत से और उस बिंदु तक। तो यहाँ इस पर विभव तो होगा V1 और आवेश को कौन से को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। Q2 लिख दिया, V1 की वैल्यू कितनी है KQ1 अपॉन R। क्या आएगा निकल के, तो यहाँ से W2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KQ1 Q2 बटे R। 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, सॉरी इसको बॉक्स में अभी से कर दिया, इसको फाइनल इक्वेशन को करेंगे हम बॉक्स में 1। तो W2 निकल गया, अतः कुल कार्य क्या निकलेगा, अतः कुल कार्य, तो बिंदुवत आवेशों को यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। W1 0 है, W2 है KQ1 Q2 बाय R। अब ये जो किया गया कुल कार्य है वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही 2 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा को कार्य के बराबर लिखा और कितना लिख दिया, KQ1 Q2 बाय R। उम्मीद करता हूँ कुछ फास्ट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। तो बेटा इतना जो है वो अपने जो डेरिवेशंस हैं उनमें से देखिएगा कुछ, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये डेरिवेशन काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से, काफ़ी शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ मैं आपके लिए। 1.5 नंबर में बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो बेटा अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पिछली बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार जो चांस हैं वो काफ़ी कम हैं, लेकिन मान लो फिर भी अगर आ जाए तो किस तरीके से उसको करना है उसके लिए अलग ही फॉर्मूला चलेगा। पहले तो हम एक आवेश को लेकर आएंगे, Q1 को, ठीक है। फिर एक दूसरे आवेश को लाएंगे Q2 को। Q1 को लाएंगे तब तो वर्क डन, कार्य कितना होगा 0। Q2 को लाएंगे, मान लीजिए इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R12 है। कितनी दूरी है, R12। Q2 को लाएंगे तो बन के कारण जो Q1 है उसके कारण विभव काम करेगा इस पर। इसको लिखेंगे हम KQ1 बटे R12, विभव इतना हो जाएगा। और W2 कितना होगा Q2 को लाने में, ये होगा Q2 और विभव का मान KQ1 बटे R12 कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R12। अब एक तीसरे आवेश को लाए Q3 को,
जिसकी दूरी यहाँ से Q1 से दूरी तो है R13 और 2 से कितनी दूरी है R23, ये है 13 और 23, तो ये टर्म और ऐड हो जाएंगी। तब W3 कितना बनेगा, इसी तरीके से W3 बनेगा कि Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस दोनों का जुड़ के आएगा K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है, W3 आ गया। तो स्थितिज ऊर्जा उस निकाय की बनेगी, वो बनेगी W1 प्लस W2 प्लस W3, कितना लिखेंगे 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की जगह ये लिख दिया K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो जब स्थितिज ऊर्जा निकालोगे इन तीन बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए, तो ये आ जाएगी फाइनली K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस, और ये जो है ये आ जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी तीन बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई पहले से ही एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हम दो आवेशों का निकाय बना रहे हैं। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें दो बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है भाई, ये पहले भी नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए, इसका चांस कुछ ज़्यादा ही है। ये जो टॉपिक है इसका चांस कुछ ज़्यादा है। एक पहले ही वैद्युत क्षेत्र है बाह्य, और उसमें हमें पहले एक Q1 आवेश को लेके जाते हैं सबसे पहले निकाय बनाने के लिए, कहाँ से, अनंत से। तो इसमें भाई पहले ही विभव स्थित है वहाँ, तो पहले ही विभव स्थित है मान लेते हैं वहाँ, R1 डिस्टेंस पर है, तो जो कार्य होगा W1 वो अब 0 नहीं होगा, अब क्या होगा Q1, और पहले से जो विभव मौजूद है, मान लीजिए निकाय है और इसका स्थिति सदिश इस वाले पॉइंट का R1 वेक्टर है, ठीक है ना। तो पहले इस बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, BR1 वेक्टर होगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, Q इंटू बी से Q1 इंटू BR1, जो बिंदु कहाँ स्थित है, R1 पर। अब एक दूसरा आवेश ला रहे हैं हम Q2, उसको इनफाइनाइट से ही लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर, किसी पॉइंट पर, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, R12 वेक्टर पर है। कितनी पर है, R12 वेक्टर पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर ली, कितनी, R12 है डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो R12 है। इसी तरीके से जब हम Q2 को लेकर आए तो W2 कितना हो गया, वो हो गया Q2, ये तो हो गया बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण विभव, Q2 इंटू BR2 वेक्टर, ये तो बाह्य के कारण हो गया। एक इन दोनों के कारण और होगा, उसको लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12, ये विभव दोनों के कारण होगा। दोनों की विभव क्या, इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। अब जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों बिंदुवत आवेशों की, वो किए गए कुल कार्य के बराबर होगी,
और दोनों को योग करके हम लिख देंगे, वही प्रोसीजर है W1 प्लस W2। क्या बनेगा, Q1B R1 वेक्टर केवल उसकी स्थिति को शो कर रहा है, कहीं यहाँ गुणा वगैरह नहीं हो रहा है। Q2B और ये लिखा R2 वेक्टर और प्लस का W2 के Q1 Q2 अपॉन R12 सब जुड़ के ये क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो दो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुवत आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये निकल कर आ जाती है। इसमें W1 जीरो नहीं होता, क्यों, क्योंकि पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र मौजूद है वहाँ, उसके कारण एक विभव काम कर रहा है VR1, ये तो इस पे कर रहा है Q1 पर, और Q2 पे कितना कर रहा है, Q2 इंटू VR2। पोजीशन है R1 R2 जो ब्रैकेट में दिखाया है वो केवल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इतना डरने की या इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये केवल उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इरेज कर दें। ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक और है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ अगला जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है मान लीजिए, और वो किसी θ1 एंगल पर है, कितने पर है, θ1 एंगल पर है मान लीजिए, और इसको हम घुमाना चाह रहे हैं। ये तो है -Q +Q, ये -Q, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई E वेक्टर। पहले ये मान लीजिए कितने एंगल पर है, वैद्युत क्षेत्र से θ1 पर है, और फिर इसको मैं घुमाकर कहाँ ले आता हूँ, मैं इसको θ2 पर ले आता हूँ, ये +Q और ये -Q, θ1 से और कहाँ तक घुमा रहे हैं हम, θ2 तक ले जा रहे हैं। हम इसको θ1 कोण से घुमाकर कहाँ ले जा रहे हैं, θ2 कोण तक लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित करूँगा। तो कितना विस्थापित करूँगा मैं, अल्प विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य dW इज इक्वल टू, यहाँ कार्य करता है बलागुण टाउ इंटू डी थीटा। क्या लिखा जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू क्या लिखते हैं, dW इज इक्वल टू, टाउ की जगह लिखते हैं हम PE साइन थीटा। द्विध्रुव में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण लगता है PE साइन थीटा, तो टाउ लिख दिया इंटू डी थीटा, ठीक है। ये dW की वैल्यू आ गई। अब हमें उसको जो इसकी स्थितिज होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो कुल कार्य के बराबर होगी। कुल कार्य क्या लिखेंगे, समाकलन किसका, dW, अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे। अल्प कार्य की वैल्यू है PE साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, θ1 से और θ2 तक। तो लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2, ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी निकल कर, स्थितिज ऊर्जा PE। डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या आना चाहिए, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को, करके देखना बेटा।
हाँ जी, तो PE जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा PE 1 माइनस कॉज थीटा, PE 1 माइनस कॉज, सॉरी इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं बेटा। PE को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन किया किसका, साइन थीटा का, ये बन गया माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रख दी कहाँ से कहाँ तक, θ1 टू θ2। लिमिट पुट करेंगे, क्या आना चाहिए, PE एक बार तो कॉज की माइनस कॉस θ2, लिमिट रखेंगे प्लस कॉस θ1 बनेगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो निकल कर आएगी उसको PE के बजाय स्थितिज ऊर्जा को हम जब से लिखते आए हैं वही PE, U से लिख देता हूँ PE, क्योंकि इधर भी PE चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर P और E चल रहा है। तो U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PE ये आ जाएगा पहले cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्थिति जुड़ आ जाएगी। अब जितने से जितने डिग्री पे घुमाना है, पहला एंगल तो आप θ1 ले लेना, अगला दूसरा जो एंगल है वो θ2, और जितने से जितने डिग्री पर आपको घुमाना है और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम इससे निकाल सकते हैं। ऐसा करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है, हो गया? तो बेटा आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो विभव और विभवांतर से रिलेटेड है, स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड है। तो उस पार्ट को तो मैं अभी यहाँ ही इसी जगह पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका ध्रुवण और धारिता, जो अगला जो इसी का पार्ट है, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम उसको डालने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाना बेटा। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे टॉपिक्स को हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम और भी इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये अपन इस फर्स्ट पार्ट को यहीं विराम देते हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, फिर से मुलाकात होगी आपसे, और इस चैप्टर के आधे पार्ट के साथ जो पार्ट जो है सेकंड, इसका कैपेसिटेंस मतलब धारिता, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखना मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियोज़ को और हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, बाय।